इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सब कुछ टाइम पे आ जाए इंशाल्लाह। अब यूनिवर्सिटी खुलने का इंतज़ार करें फिर हम। ओके जी, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी आपको? जी सर। ओके, कोई सवाल है कल से मुतल्लिक तो पूछ लीजिए। का कुछ डेटा होगा, उसके कुछ मेथड्स हो। आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और क्या सर, थोड़े सवाल हैं बाकी। सर ये जो आपने लेटेस्ट जो दिया अपना मॉडिफाई करने को दिया ना, मतलब जी कीज़ जी। के साथ काम करना। जी जी। और सर ये जो असाइनमेंट है, अगर थोड़ी लेट हो जाए तो उस दिन जी, थोड़ी लेट अफोर्ड कर सकते हैं हम। करेंगे। ओके जी, सो आज हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अभी तक हमने जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स थे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर, सारी चीज़ें जो थी वो प्राइमरली हमने कवर कर ली हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू किक स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। वी से कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं दे ऑफन रिलेट टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द रियल वर्ल्ड इज़ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। सो वी से कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडल करना चाहें तो उसमें दो चीज़ें हमें नज़र आएंगी। एक तो उससे रिलेटेड डेटा, और दूसरा उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस, कुछ फीचर्स। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उससे मुतल्लिक डेटा क्या हो सकता है। इट कैन बी अ लॉट ऑफ डेटा, बट जस्ट टू बी प्रिसाइज हम कह सकते हैं कि उसका नाम होगा, उसका जेंडर हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ हो सकती है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसका मैरिटल स्टेटस हो सकता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, उसका जॉब स्टेटस हो सकता है। There can be lots of different things about a human being. So बहुत सारा डेटा एक ह्यूमन बीइंग के बारे में हो सकता है। फिर कुछ फंक्शंस हैं जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो खा सकता है, चल सकता है, जंप कर सकता है, बात कर सकता है, अपना तारुफ करवा सकता है। फिर जॉब रिलेटेड कुछ काम है जो वो कर सकता है। सो अब इन जनरल हम ये कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम दो चीज़ों में प्राइमरीली इंटरेस्टेड होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो उसके मुतल्लिक डेटा, और दूसरा उसके मुतल्लिक functions. So the construct that models human being by grouping its data and functions is called a class. तो हम करते क्या हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक डेटा और फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, और ये जो ग्रुपिंग हमने की होती है हम इसको क्लास का नाम दे देते हैं। सो क्लास एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नोशन में जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक डेटा और फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये देख सकते हैं कि किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में हम कोई क्लास अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके मुतल्लिक डेटा और उसके मुतल्लिक फंक्शंस या मेथड्स। Why is it really going like that? Okay, is it going in the reverse way? Okay, जी, that's it. We will not making any entries now. Okay, so सबसे पहले हम क्लास की बात करते हैं। तो दिस इज़ द की वर्ड टू डिक्लेयर द क्लास, राइट। जब भी आप किसी क्लास को डिक्लेयर करना चाहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो क्लास इटसेल्फ इज़ द की वर्ड टू बिगिन दिस प्रोसेस।
क्लास के कीवर्ड के बाद हम उस क्लास का कोई नाम रखते हैं। जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं, वैसे ही आप किसी क्लास का नाम रखते हैं तो रख सकते हैं। तो हमने इस केस में इस क्लास का नाम ह्यूमन रख दिया। फिर क्लास जो होती है उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने लिखनी है उसके लिए आप ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। सो दिस ब्रैकेट स्टार्ट्स हियर एंड एंड्स हियर एंड इट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। क्लास की डेक्लेरेशन लाजमी है कि उसे सेमीकोलन से एंड किया जाए। फिर क्लास के अंदर हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो डेटा है जो उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे मुतल्लिक होगा। मिसाल के तौर पे उसका नाम हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ हो सकती है, जेंडर हो सकता है एंड सो मैनी थिंग्स, राइट। सो इनको हमने यूजुअल वेरिएबल्स की तरह डिक्लेयर किया है। जैसे तकरीबन ये सारे ही वेरिएबल स्ट्रिंग के तौर पर डिक्लेयर किए गए हैं यहाँ पे। तो इनको हम मेंबर डेटा कहते हैं। ये इस क्लास का मेंबर डेटा है, या हम इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है मेंबर फंक्शंस। तो बहसीयत मजमूई हम कहेंगे ये सारे मेंबर्स हैं जी। सर एक क्वेश्चन तो नहीं सर कि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अगर आप कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाउ मेनी ऑफ यू कैन नॉट सी माई स्क्रीन? ओके, आई गेस इट्स ओके 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 ओके। सो असल में मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ तो उसके बाद मैंने इसको ऑन नहीं किया। जी सर वही ना, आप दूसरी स्क्रीन शो दूसरी Yeah, you can see it now. अब राइट। सो एक क्लास जो होती है उसको जब आप डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड है, इसका मतलब है कि आप एक क्लास डिक्लेयर करने जा रहे हैं। फिर आप उसका कोई नाम रखते हैं। जैसे इस केस में हमने इस क्लास का नाम ह्यूमन रख दिया और ये क्लास एनक्लोज्ड है ब्रैकेट्स के अंदर। सो दिस इज द स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड दिस इज द एंडिंग ब्रैकेट एंड इट इज ऑल्सो एंडिंग विद अ सेमीकोलन। देन विद इन द क्लास उसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स दो किस्म के हैं, एक डेटा और दूसरा फंक्शंस। तो ये मेंबर डेटा है जिसमें हमने 4 आइटम्स डिक्लेयर किए हुए हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर, राइट। सो ऑल आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ये सारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं। इन्हें हम मेंबर डेटा या एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास भी कहते हैं। और उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं मेथड्स। इन्हें हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं और मेथड्स भी कहते हैं। दे आर द सेम थिंग। मेथड्स ज़्यादा कॉमन वर्ड है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो आपको ज़्यादातर वर्ड जो सुनने को मिलेगा वो मेथड्स मिलेगा, बट फंक्शंस मेथड्स मीन द सेम हियर। सो इस क्लास के अंदर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर एज डेटा मेंबर्स, और फिर दो फंक्शंस, एक टॉक एक वॉइड फंक्शन है जो इनपुट के तौर पे कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट ले रहा है, और फिर इंट्रोड्यूस सेल्फ के नाम से एक फंक्शन है जो एक वॉइड फंक्शन है और ये कोई भी पैरामीटर बतौर इनपुट नहीं ले रहा। सो क्लास is a user defined data type that encapsulates data and methods. क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो इनकैप्सुलेट करती है डेटा और मेथड्स को। इनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को एक शेल के अंदर एनक्लोज कर दें, बंद कर दें। तो यहाँ चूँकि हम डेटा और फंक्शंस को एक कंस्ट्रक्ट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो हम कहते हैं कि क्लास एनकैप्सुलेट कर रही है। ये जो एनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल है जिसमें आप डेटा और मेथड्स किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रुप कर देते हैं, ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स में कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करती है। सो क्लास एज वी सेड इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे आम आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग या बाकी, तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। C++ की डेटा टाइप्स हमें खुद प्रोवाइड कर रही है, जबकि क्लास एक ऐसी डेटा टाइप है जिसे हम खुद बनाते हैं, तो हम उसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। जैसे ह्यूमन इस केस में एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि इनकैप्सुलेट कर रही है डेटा और फंक्शंस या मेथड्स को। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द वेरिएबल्स ऑफ दैट क्लास. So we say that class is just a blueprint, and to use it you need to declare a variable of that class type. क्लास बजाते खुद यूजेबल नहीं होती, बल्कि अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हमें उस क्लास की टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। और आम तौर पे जो हम कहते हैं कि हम किसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास के केस में हम वेरिएबल की बजाय ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम उस क्लास की टाइप का
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो जैसे आप यहाँ देखें तो आपने डबल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल का नाम पाई रखा और उसको वैल्यू दे दी 3.1415। तो यहाँ पे आपने डबल नहीं बल्कि ह्यूमन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और ह्यूमन टाइप जो है ये टाइप हमने खुद डिफाइन की है, जो क्लास हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी थी। तो ह्यूमन टाइप का एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि क्लास के केस में हम वेरिएबल की बजाय प्रेफर करते हैं ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। तो हमने ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उसका नाम रखा फर्स्ट मैन। तो डेक्लेरेशन वैसे ही करते हैं जैसे एक आम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक ऑब्जेक्ट की भी। अच्छा, ये भी मुमकिन है, जैसे ये तो एक जैसे आप एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्टैटिक मेमोरी यहाँ पे आपको एलोकेट होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायनामिक इंस्टेंस क्रिएट कर लें किसी क्लास की। तो जैसे आप न्यू इंटीजर क्रिएट कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं उसके लिए, लाइक दिस इंट स्टार पॉइंट्स टू नाम इज इक्वल टू न्यू इंट, और फिर ज़ाहिर है जब आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाद में डिलीट भी करना होता है आपने उसको। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्लास का ऑब्जेक्ट भी डायनामिक मेमोरी के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। हम लिखते हैं ह्यूमन स्टार से फर्स्ट वुमन, उसकी टाइप का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्रिएट किया न्यू ह्यूमन, और फिर ज़ाहिर है जब आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप उसे डिलीट भी करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके। फिर ये है कि जब आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो जब आप कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं तो ज़ाहिर क्लास के अंदर आपने उसके मेंबर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि डेटा मेंबर्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं, मेथड्स भी हैं। तो अगर हम किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर हम उसके मेंबर्स को भी एक्सेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे आपने यहाँ ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका नाम रखा फर्स्ट मैन। आप अगर यहाँ देखें तो हमने जैसे डेट ऑफ बर्थ और कुछ और मेंबर्स डिक्लेयर कर रखे थे, तो अगर हम फर्स्ट मैन की डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस करना चाहें तो यूँ लिखेंगे फर्स्ट मैन डॉट डेट ऑफ बर्थ। तो यानी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और फिर उस वेरिएबल का नाम जो आपने उस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट मैन, इसके डेट ऑफ बर्थ को आप एक्सेस कर रहे हैं और उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1970। अब ये एक डेटा मेंबर है इस क्लास का। इसी तरीके से इस क्लास का एक और मेंबर है जो कि फंक्शन है इंट्रोड्यूस सेल्फ। तो जैसे आप डेटा को एक्सेस करते हैं डॉट के साथ, बिल्कुल वैसे ही आप फंक्शन को भी एक्सेस करते हैं डेटा के साथ, डॉट के साथ। तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम फर्स्ट मैन डॉट और फिर फंक्शन का नाम, मेथड का नाम इंट्रोड्यूस सेल्फ। अच्छा, ये तो है जब आप एक आम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब आप डायनामिक मेमोरी के ज़रिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस सूरत में फिर आपको ज़ाहिर है एक्सेस भी पॉइंटर की सूरत में करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपने ह्यूमन स्टार फर्स्ट वुमन एक पॉइंटर क्रिएट किया और फिर उसके लिए मेमोरी एलोकेट की बाय कॉलिंग न्यू ह्यूमन, ठीक है। तो आप जब इसका कोई मेंबर एक्सेस करेंगे तो आप लिखेंगे, जैसे आप पॉइंटर के तौर पे लिखते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का या इनडायरेक्शन ऑपरेटर का, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, स्टार फर्स्ट वुमन डॉट इस आप इसको पूरे को एनक्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, डॉट लिखेंगे और फिर आप उस मेंबर का नाम लिखेंगे, हाँ वो डेटा है या फंक्शन है। और इस नोटेशन को अवॉइड करने के लिए C++ हमें एक डायरेक्ट नोटेशन भी देता है। वो ये है कि आप ये पॉइंटर नोटेशन इस्तेमाल करने की बजाय आप ये पॉइंटर ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें, फर्स्ट वुमन और फिर आप ये हाइफन और ग्रेटर देन सिंबल के ज़रिए इसको पॉइंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यूजुअल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो डॉट के ज़रिए, और अगर डायनामिक मेमोरी के ज़रिए पॉइंटर के ज़रिए एलोकेट करते हैं तो फिर इस पॉइंटर ऑपरेटर के ज़रिए उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस। फॉर यूजुअल ऑब्जेक्ट्स you use dot to access the members, and for dynamically created objects accessed through pointers you use this pointer operator, which is basically a hyphen followed by a greater than symbol. और ज़ाहिर है कि ज़रूरी है कि फिर आप इसको डिलीट भी करें। जब आप न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो it is very easy to forget to delete that, but it is extremely important to delete that memory that you have allocated dynamically. So members of usual object are accessed using dot operator, while members of dynamically created object are accessed using
pointer operator. Now this is a working example of this, so we take a look at this example. So here it is. What you have done is you have declared a class human. यहाँ आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है पब्लिक. फॉर द मोमेंट, अब अभी शॉर्टली हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट के बारे में, फ़िलहाल आप इसको इग्नोर कर दीजिए. इस क्लास के अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम के नाम से, दैट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और फिर एक एज के नाम से, दैट इज़ ऑफ टाइप इंट. फिर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है इसके अंदर, मेथड, जिसका नाम आपने रखा है इंट्रोड्यूस सेल्फ, और उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड. और वो क्या कर रहा है, सी आउट आई एम नेम एंड एम वट एवर योर एज इज़. अब वो ए नेम और एज बता देता है अपनी. ठीक है, सो क्लास की डिक्लेरेशन यहाँ ख़त्म हो गई. फिर आपने मेन को यहाँ पर डिफाइन किया. मेन में आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. ह्यूमन टाइप है और फर्स्ट मैन, उसका एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया. फिर जैसे हमने कहा था कि आप उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने में इंटरेस्टेड हैं अगर, तो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे. आपने लिखा फर्स्ट मैन डॉट नेम, तो आपकी क्लास में जो नेम वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहे हैं आप, और आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी एडम. फिर आपने लिखा फर्स्ट मैन डॉट एज 30, तो अब आप यहाँ पे एज वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं विच इज़ 30. फिर आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. जैसे आप किसी भी डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप किसी भी क्लास के जितने ऑब्जेक्ट चाहें क्रिएट कर सकते हैं. तो आपने लिखा ह्यूमन फर्स्ट वुमेन. ठीक है, आपने ह्यूमन टाइप का एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और इस ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखा फर्स्ट वुमेन. फिर आपने फर्स्ट वुमेन के नाम को आपने असाइन कर दिया ईव, और फर्स्ट वुमेन की एज को असाइन कर दिया आपने 28. और फिर आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए इसके मेंबर फंक्शन को भी कॉल किया, दैट इज़ फर्स्ट मैन डॉट इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड फर्स्ट वुमेन डॉट इंट्रोड्यूस सेल्फ. तो अगर हम इसको रन करके देखें तो यू विल सी इसने प्रिंट कर दिया आई एम एडम एंड एम 30 years old, आई एम ईव एंड एम 28 years old. So if you have understood the concept explained in this particular example, good enough. If you have any questions or confusions, you can go ahead and ask. सर मुझे फंक्शन दोबारा समझा दो, फंक्शन की समझ नहीं आई मुझे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला. ये फंक्शन है, इस फंक्शन में कोई बात कंफ्यूजिंग है यहाँ पे? जी सर, मतलब अब क्लास के थ्रू हम कैसे कॉल कर रहे हैं सर? आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. जी सर. ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ आप उसके डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट लिखकर, और फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट लिखकर. तो जब आपने फर्स्ट मैन डॉट इंट्रोड्यूस सेल्फ लिखा तो ये फंक्शन फर्स्ट मैन के लिए कॉल हो गया, और फर्स्ट मैन का नेम और एज इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. सो नेम यहाँ फर्स्ट मैन का आया, एज भी आई. फिर जब आपने इसे फर्स्ट वुमेन के लिए कॉल किया तो फर्स्ट वुमेन का नेम और एज यहाँ पे प्रिंट हो गया, बिकॉज आपने फर्स्ट वुमेन के एज और नेम को डिफरेंट वैल्यूज असाइन की हुई हैं कंपेयर टू द फर्स्ट मैन. ओके सर. ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ ये कि जो डेटा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक, तो वो सारा डेटा मैनी अ टाइम्स एक ही तरीके से हैंडल करने में हम इंटरेस्टेड नहीं होते. कुछ डेटा हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है कंपेयर टू दी अदर, राइट. मिसाल के तौर पे इट इज़ पॉसिबल कि हमें इस बात के ऊपर कोई कंसर्न ना हो कि हमारा नाम सब लोगों को पता चल जाए. सो दैट्स ओके, वी मे बी ओके विद दैट. लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हम एज के बारे में सेंसिटिव हों कि हमारी एज सब लोगों को पता ना चले, राइट. So people do show sensitivity over that. Okay, if we say that we are not sensitive about our age, we might be sensitive about our address. If we are not sensitive about address, we might be sensitive about our monthly income. हो सकता है हम इस बात में इंटरेस्टेड हों कि सब लोगों को मेरी इनकम का पता ना हो. So इसी तरीके से बिजनेस से मुतल्लिक अगर डाटा है तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेंगे या प्रोटेक्टेड रखना चाहेंगे. तो आम तौर पे जो डेटा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं
उसको आप तमाम डेटा को एक ही तरह से हैंडल करने में मैनी टाइम्स इंटरेस्टेड नहीं होते। सो हमारे पास दो नोशंस हैं इस वक्त। एक तो ये कि आप जो मेंबर्स हैं एक क्लास के, आप उनको पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं या प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स होंगे उनको क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन किसी भी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे, खा वो डेटा हो खा वो फंक्शंस हो, उनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप ये क्लास की डेक्लेरेशन देखें, क्लास ह्यूमन, इसमें आपने प्राइवेट लिखा कीवर्ड, आगे कॉलन लिखा। अब इसके नीचे आप जो कुछ लिख रहे हैं ये सारा प्राइवेट कंसिडर होगा। आपने एक वेरिएबल एज क्रिएट किया, एक वेरिएबल स्ट्रिंग नेम क्रिएट किया। अब ये दोनों वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्लास के बाहर जाकर इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेस नहीं किए जा सकेंगे। यानी अगर आप मेन के अंदर जाकर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट एज या डॉट नेम लिखेंगे तो कंपाइलर उस पर एरर देगा कि ये मेंबर्स जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये प्राइवेट है, इन्हें क्लास के बाहर जाकर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद आपने दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं, एक गेट एज का और एक सेट एज का। गेट एज का फंक्शन क्या करता है कि आपको एज की वैल्यू रिटर्न कर देता है, और जो सेट एज का फंक्शन है वो एक पैरामीटर ले रहा है। अगर आप उसको एज देंगे तो वो एज की वैल्यू को उस एज की वैल्यू जो आपने प्रोवाइड किया उसके बराबर सेट कर देगा। तो गेट एज और सेट एज ये दोनों जो है, इनसे पहले आपने यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पब्लिक के बाद जो कुछ लिखा हुआ है ये पब्लिक कंसिडर होगा। यानी इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर जो डेटा है आपने उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया है, उसको इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन इस क्लास के जो मेथड्स हैं उनको आपने पब्लिक डिक्लेयर किया, उनको इस क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेन में जाकर ह्यूमन टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का नाम ईव रखते हैं, तो अगर आप लिखेंगे ईव डॉट एज तो उस पर कंपाइलर एरर देगा। क्यों? सुबह तक कोई जवाब दे देंगे आप? क्या आपने क्या पूछा सर? वही जो आपने सुना है। सुना ही नहीं है, पता ही नहीं चला आपने क्या बोला। यार तुझे मेरी गल्ला नहीं सुन दे। आवाज़ ही नहीं आई सर। किसी को सवाल पता है क्या पूछा गया है? सवाल ये था कि अगर आप ह्यूमन टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ईव, और आप फिर ईव की एज को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस पर कंपाइलर एरर देगा। क्यों? सर प्राइवेट है वो इसलिए error दिया। सर वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंदर है, तो इसमें ऐसे हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। यस, एज एज इज इन प्राइवेट जोन, सो एज को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अगर आप ईव डॉट गेट एज करेंगे तो दैट विल बी ओके। वाई? Because we are accessing that member by accessing the class. वेल द फर्स्ट थिंग इज दैट गेट एज के ऊपर कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा क्योंकि गेट एज पब्लिक है, राइट?
गेट एज एक फंक्शन है जिसे आपने पब्लिक डिक्लेयर किया, तो पब्लिक आइटम को आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इस लेकिन आप अगर गेट एज को देखें तो गेट एज एज की वैल्यू को गेट कर रहा है जो कि प्राइवेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को पब्लिक फंक्शंस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगर आप eve डॉट एज को कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो अगेन कंपाइलर को इस पे ऊपर एतराज़ होगा, वो कहेगा कि एज प्राइवेट है, आप इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप eve डॉट सेट एज कॉल करते हैं और सेट एज के ज़रिए इसको वैल्यू असाइन करते हैं तो कंपाइलर को इसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं कि हम अगर हमने गेट एज और सेट एज के ज़रिए भी ये वैल्यूज़ मैनिपुलेट ही करनी है तो फिर हम इन डेटा आइटम्स को डायरेक्टली पब्लिक क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते कि उन्हें डायरेक्टली ही वैल्यू असाइन कर दें। तो द आंसर इज़ दैट वी वांट टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन आवर डेटा मेंबर्स। हम इनको अपने डिफाइंड इंटरफेसेस या फंक्शंस के थ्रू ही एक्सेस देना चाहते हैं और इन फंक्शंस के अंदर हमारे पास इन डेटा आइटम्स पे बेहतर कंट्रोल है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सो जनरली क्लास के अंदर आई मीन वैसे तो ये सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ होती है, लेकिन जनरली जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट रखें और उनकी एक्सेस जो है उन्हें उसी के फंक्शंस के थ्रू जो है वो अलाउ करें। सो इससे हमें मिला क्या कि हमने बेसिकली डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, हमने डेटा को इन अ वे आप कह लें कि हाइड कर दिया, हमने डेटा को डायरेक्टली बाहर एक्सेसिबल नहीं रहने दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल के अंदर हमने लुक एट दिस एग्जांपल, हमने एज के नाम से एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, वो प्राइवेट है, फिर सेट एज और गेट एज पब्लिक है। अच्छा, अब अगर आप गेट एज को देखें तो आप कह रहे हैं जी अगर एज 30 से ज़्यादा है तो एज 2 साल कम बताएं। वी से दैट ह्यूमंस टेंड टू लाई अबाउट देयर एज। सो अगर ख़ास तौर पे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो मुमकिन है कि आप उसको ज़रा छुपाने के चक्कर में हो। तो अगर तो उम्र 30 साल या 30 साल से कम है तो फिर तो ठीक है, टेल द ट्रू एज। बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 30 डिक्रीज इट स्लाइटली। सो अब यहाँ पे आपका एज वेरिएबल चूँकि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है और आप गेट एज के ज़रिए इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो गेट एज के अंदर आपके पास बेहतर कंट्रोल दस्तयाब है कि आपने उस डेटा मेंबर तक किसी को कैसे एक्सेस देनी है। विल यू प्रोवाइड दिस डेटा आइटम एज इट इज़ और विल यू चेंज इट अ बिट और विल यू आस्क सम क्वेश्चंस और व्हाटएवर। सो योर फंक्शंस allow you to better control your private data. So मिसाल के तौर पे if we run this example here, so यहाँ आप देखें तो मेन में हमने पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया फर्स्ट मैन डॉट सेट एज 35, तो इसकी एज हमने 35 सेट कर दी। फिर हमने फर्स्ट वुमेन और उसकी एज से 22 सेट कर दी। तो जब हम फर्स्ट मैन की एज गेट करते हैं यूजिंग गेट एज, instead of 35 we get 33 because our function is basically manipulating the fact that it sees if the age is greater than 30 it reduces it by 2, and the women age first women dot get age returns you the actual value 22. So by using your the private keyword you have made your data private and that data cannot be directly accessed outside your class. It can only be accessed through the defined functions. So this is private and this is your public method through which you can access the private data, right? And age is abstract from outside world, empowering the control a class has over its data. Any questions so far? Okay. So next we talk about constructor. Constructor is a special method invoked during instantiation of a class. सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है। कंस्ट्रक्टर भी सॉरी टू इंटरप्ट। जी 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 सर अभी 8-9 बच्चे हैं सर, तो बाकी किसी को आगे से समझ ही नहीं आएगा सर। हम अपनी असाइनमेंट डिस्कस कर देते हैं तो ये
कर लेंगे जब बाद में बच्चे होंगे। अभी तो 9 है, 9-10 साल होता है। बेटा हमेशा इतने ही होते हैं, हमेशा 20 से कम रहते हैं। हाँ, पर 10 कम है ना सर। नहीं, दैट्स नॉट अ लेजिटिमेट थिंग टू से। आई मीन अगर बच्चों का मसला ये हो कि लाइक यानी कोई लेजिटिमेट इशू हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हर क्लास में आपकी अटेंडेंस 40% ही रहती है तो 40% तो कोई लेजिटिमेट चीज़ नहीं है ना। और 40% भी जो आते हैं वो उनमें से 2-3 के अलावा सब लोग लाइक काइंड ऑफ, उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जब क्लास मीटिंग एंड हो जाती है उसके आधे घंटे तक भी मीटिंग बाद तक भी मीटिंग का पार्ट होते हैं, मुझे उन्हें मैनुअली रिमूव करना पड़ता है बिकॉज दे हैव जस्ट साइंड इन एंड लेफ्ट। दूसरी बात ये कि ये सारे चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ और इन्हें प्लेस कर देता हूँ, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है देखने का तो वो देख सकता है। ऑल द थिंग्स आर इंटरैक्टिव एंड अवेलेबल देयर, सो दैट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। तो सर हम फिर वो अपनी असाइनमेंट डिस्कस करते रहेंगे या वो नहीं हो? बेटा मैं आपसे हर क्लास के शुरू में कहता हूँ कि आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए। देयर हैजंट बीन अ सिंगल क्लास जिसके शुरू में मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी ना दी हो। सॉरी सर, फिर मैंने इसको नाम भेज मैं हर क्लास के शुरू में ये कहता हूँ कि आपके कोई सवाल है तो पूछिए। ओके। You can ask it whenever you have. We start the class, we end the class. जब भी आपको सवाल पूछने हैं, you are most welcome to ask that. सर जी हम इस लेक्चर के एंड में कर लेंगे। जी पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए, most welcome. अभी या लेक्चर के बाद? अभी बस we are ending it, then you can ask. ओके। Okay, so constructor is a special method which is invoked whenever a class object is created. जब आप class का object create करते हैं तो constructor method call होता है। constructor basically लिखा कैसे जाता है, अगर आप यहाँ देखें तो आपकी class है human, उसमें आपने public के अंदर human के नाम से एक method define किया हुआ है। human के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ। so constructor एक ऐसा method होता है जिसका नाम वही होता है जो class का नाम होता है। so class का नाम human है तो constructor का नाम भी human ही है। It can take parameters, in this case it is not taking any parameters and it does not return anything. so आप यहाँ देख रहे हैं हमने इसके रिटर्न के तौर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। Now this is the declaration of a constructor. तो कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन होती है, ज़ाहिर है कंस्ट्रक्टर एक चूँकि मेथड है तो आपको इसको डिफाइन भी करना है, तो डेफिनेशन इसकी क्लास के अंदर भी इंक्लूड की जा सकती है और इसे क्लास के बाहर भी लिखा जा सकता है। क्लास के अंदर अगर लिखना हो तो आप इसकी बजाय डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। आप लिखें ह्यूमन और जो भी आपने ब्रैकेट्स के अंदर उसका कोड लिखना है आप लिख सकते हैं। और अगर आप उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो क्लास के बाद आप ह्यूमन डबल कॉलन, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है और इसका पर्पज़ ये होता है कि ये जो ह्यूमन है ये तय करता है कि इसका स्कोप क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन है ये एक मेथड है human class का, which is obviously a constructor in this case, right? But as a general practice, it is good that you define your constructor within your class. That makes it slightly easy. तो हम constructor को directly class के अंदर लिख सकते हैं। So constructor is always invoked during object creation, or we can also say object construction, right? So जब भी आप कोई object create करते हैं किसी class का तो constructor call होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू इनिशियलाइज योर डेटा। ये बड़ी सूटेबल जगह है जहां आप अपनी ऑब्जेक्ट के डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो वी टेक अ डेमो, हम एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें ये आपने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया, आपने दो प्राइवेट मेंबर्स डिफ़ाइन किए इसके अंदर, नेम एज, आपने ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया ह्यूमन के नाम से और आप इसमें कर क्या रहे हैं, आप एज को 1 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ह्यूमन। जब आप क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको ये भी कहते हैं कि आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या आपने क्लास को इंस्टेंशिएट किया है, आपने क्लास की इंस्टेंस क्रिएट की है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या इंस्टेंस क्रिएट करना या वेरिएबल बनाना इज़ द सेम थिंग। आमतौर पे जो ज़्यादा कॉमन वर्ड आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मिलेगा या क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करना मिलेगा। फिर सेट नेम, गेट नेम, दो फंक्शंस हैं इसके अंदर और एक इंट्रोड्यूस सेल्फ, ये तीनों फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अब यहाँ आप क्या करते हैं, आप
ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फर्स्ट वुमन के नाम से। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आप कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते। जब आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा आपका कंपाइलर इसको देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। सो दैट मीन्स कि ये मेथड कॉल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वुमन की एज को वैल्यू 1 दे दी जाएगी और उसके बाद ये मैसेज प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सेट नेम और सेट एज के ज़रिए फर्स्ट वुमन का नाम और एज की वैल्यू सेट करते हैं और फिर आप इंट्रोड्यूस सेल्फ कॉल कर लेते हैं जो उसकी नाम और एज को प्रिंट कर देगा अकॉर्डिंगली। सो यू सी कि अगर से आपने ह्यूमन मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं किया लेकिन इट हैज़ गिवन यू दिस मैसेज दैट कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ह्यूमन, दैट मीन्स दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को नहीं लिखते, जैसे हमने पहली एग्जांपल में तो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, तो फिर क्या होता है? सो यू सी हमने कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दिया, विल इट वर्क? यस इट विल स्टिल वर्क। इन दिस केस यू सी कि ये मैसेज कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंट ऑफ क्लास ह्यूमन प्रिंट नहीं हुआ। तो जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो आपका कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर खुद ही प्रोवाइड कर देता है जो कुछ नहीं कर रहा होता, राइट? सो इफ़ यू डू नॉट राइट अ कंस्ट्रक्टर, compiler provides an empty constructor implicitly, but you have this facility कि अगर आप अपना कंस्ट्रक्टर लिखना चाहें और अपनी कोई कस्टम लॉजिक उसमें इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट? एक और चीज़ ये कि हमने यहाँ कुछ चीज़ें प्राइवेट और कुछ पब्लिक डिक्लेयर की हुई हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस पब्लिक को कमेंट कर दूँ, इसका इफेक्ट ये होगा कि सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा। अब प्राइवेट का वर्ड ऊपर लिखा हुआ है और नीचे सारी चीज़ें अब प्राइवेट हो गई हैं। और अगर मैं प्राइवेट के वर्ड को भी कमेंट और अगर आपने प्राइवेट को कमेंट प्राइवेट कर दिया इसको, तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं किया जा सकता और ये मेथड्स भी कॉल नहीं किए जा सकते। क्यों? कंपाइलर कहेगा कि आपने ये सारी चीज़ें प्राइवेट डिक्लेयर की हुई हैं, आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं प्राइवेट को भी कमेंट कर दूं तो क्लास में अगर आप पब्लिक और प्राइवेट चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास की हर चीज़ प्राइवेट होती है। यानी अब यहाँ देखें तो हमने पब्लिक प्राइवेट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस क्लास की हर चीज़ प्राइवेट है, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं की जा सकती। तो यूजुअली आप इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ आप पब्लिक रखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। एक और चीज़, चूँकि अब आपने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो हम ये कर सकते हैं अब कि हम इसको पॉइंटर के थ्रू क्रिएट कर लें। अगर आपने खुद कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो फिर आप पॉइंटर के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते। सो इन दिस केस वी कैन क्रिएट इट थ्रू पॉइंटर। और आप जानते हैं कि पॉइंटर के थ्रू फिर आप ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर, आपका जो पॉइंटर ऑपरेटर है वो ये होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, राइट? सो वी सी इफ दिस कोड वर्क्स नाउ। So it does. But there is one problem. Can you guess what is that problem? सर वो अभी कह रहे हैं कि ये जब आपने रेफरेंस के थ्रू पास करना हो किसी रेफरेंस का नंबर, तो डायनेमिक मेमोरी के थ्रू अगर पास करना हो तब आप इस्तेमाल करते हैं। Yeah, so we have created it to dynamic memory. That is, if you if you allocate dynamic memory, you must delete it. और ये सब भी थोड़ा सही है, बस लाइन थोड़ा अप डाउन करते हैं। And obviously it is an int function, so we should return 0 as well at the end. So now it doesn't really change the functionality, but you must delete the pointer because you have allocated it dynamically. सर डिलीट करना तो सर लाजमी होता है। कल मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा होता अगर नहीं करेंगे तो कोई भी एरर तो उस तरह असर नहीं आता, लेकिन किसी और के साथ अटैच हो सकता है। Obviously that's एक तो memory leak हो गया, फिर it can cause things like dangling pointers and so many things. So delete करना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं ये delete नहीं करता, ठीक है? मैंने अब delete नहीं किया, चलाया, चल गया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब मुझे बताइए डिलीट ना करने का इम्पैक्ट क्या है? सर फिलहाल तो हमें इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा सर। अगर फर्दर कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, क्या पता हमें न्यू प्रोग्राम में इशू आए या किसी मेमोरी के अंदर किसी और प्रोग्राम
ओके, जस्ट टेल मी दिस थिंग, इज दिस मेमोरी नाउ फ्री और नॉट? हमने डिलीट नहीं किया, क्या मेमोरी फ्री हो गई है या नहीं? सर फ्री तो नहीं हुई सर। मेमोरी इज़ फ्रीड एक्चुअली। जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है तो फिर खा स्टैटिक मेमोरी हो खा डायनामिक हो, फ्री हो जाती है, राइट? तो इसका इफ़ेक्ट तब होता है जब आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है, कुछ और काम करती रहती है, और वो मेमोरी भी आपने फ्री नहीं की होती जिसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है तो फिर डायनामिक मेमोरी भी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। तो इस केस में इन इफेक्ट इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी प्रोग्रामिंग हैबिट्स ख़राब कर लें। ठीक सर। ओके जी, एनी क्वेश्चंस दस फार? इस लेक्चर से नहीं सर, असाइनमेंट है। ओके जी, चलिए जी असाइनमेंट पे चलते हैं जी, बताइए। सर सबसे पहले वो प्राइम नंबर के जो सर हमने प्रोग्राम बनाना था सर, उसमें कंडीशन समझ नहीं आती कि मतलब उसने यूज़ किया हुआ था j डिवाइड बाय 2, मतलब नेस्टेड लूप के अंदर जो सेकंड लूप होती है इंटरनल लूप, उसको डिवाइड किया हुआ था 2 के साथ, तो वो था, और एक स्क्वायर रूट वाला भी किया हुआ था, वो पता नहीं चल रहा था कि कैसे करना है। प्राइम नंबर, या देखिए प्राइम नंबर्स की अगर आप यानी प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर बताएंगे आप? प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सर प्राइम जो नंबर? 1 से डिवाइड और इटसेल्फ भी डिवाइड हो। या द नंबर दैट डिवाइड्स ऑन वन और इटसेल्फ ओनली, यही होता है ना प्राइम नंबर। यस सर। अच्छा, अब इसकी सबसे सादा लॉजिक क्या हो सकती है? वही तो सर समझ नहीं। हमें मालूम है कि हर नंबर वन से तो डिवाइड हो ही जाता है, यस तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप दो से लेकर, राइट, सबसे सादा लॉजिक इसकी ये होगी, आप दो से लेकर उस नंबर तक एक लूप लगाएं और हर नंबर से डिवाइड करके दो से लेके उस नंबर से एक नंबर पहले तक एक लूप लगाएं, ठीक है? बल्कि आप उसके चलने दें, दो से लेके उस नंबर से एक पहले तक आप एक लूप लगाएं, इसको आप बेहतर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सोचें। दो से लेकर उस नंबर से एक नंबर पहले तक लूप लगाएं और हर नंबर से डिवाइड करें। अगर वो किसी भी नंबर से, दो से लेके अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है, वरना प्राइम है। ये सबसे ज़्यादा लॉजिक है। अब इसको प्रोग्रामिंग में आपने कैसे ट्रांसलेट करना है, दैट इज़ अप टू यू। आपको एक छोटा सा लूप ही लगाना है इसके अंदर। यस सर, वो भी आगे समझ। सर अब एक प्रोग्राम दिखा दूँ? दिखाइए। सर ये प्रोग्राम देखें। जी जी। सर ये वो प्रोग्राम है, वो जो इतना बड़ा सारा प्रोग्राम था, वो एक गेम थी, उसके अंदर हमने गेस करना होता है कार वगैरह, और जो दो कंसोलेशन प्राइजेस होते हैं। ओके। तो सर उसमें मैंने रैंडम नंबर तक किया, पर ये भी अभी मुझे अप्रोच ठीक नहीं लग रही। मतलब मैंने यूँ किया कि उन दो नंबर में से चूज़ कर रहा हूँ, पर इसमें भी है कि मतलब अब मैं ऐसे कैसे डिसाइड करूँ कि मतलब अब मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मतलब मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे कार है और कहाँ पे कंसोलेशन प्राइस है। हम्म। आप पहले ज़रा स्टेटमेंट यहाँ कॉपी करेंगे, मैं स्टेटमेंट भी देखूँ उसकी। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये वाला है सर। हाँ, ये स्टेटमेंट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें मैसेज में। ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा सा इसका नीचे वाला हिस्सा और भी होगा। नहीं अच्छा सर अच्छा, ये वो ये मैसेज के लिमिट है, मैसेज के लिमिट इसमें शायद इतनी है, इससे बड़ा मैसेज। अच्छा ओके ओके, गॉट इट। इसका इसका ऐसे करें, ये देखें जो मैसेज यहाँ आ रहा है ना, हाउ एवर बिफोर रिवीलिंग द कंटेस्टेंट बिहाइंड योर डोर द गेम शो होस्ट रिवील्स वन ऑफ द अदर डोर्स विद के बाद वाला हिस्सा ज़रा कॉपी कीजिए। ओके सर, ओके।
ओके अच्छा देखिए, इसमें आपको करना क्या है। द फर्स्ट थिंग ये याद रखिए कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये याद रखिए कि प्रोग्राम जो जो प्रॉब्लम है उसको समझना मैनी अ टाइम्स इट्स 80% ऑफ द सोल्यूशन, एंड प्रोग्रामिंग इज जस्ट 10 to 20% ऑफ इट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है, ये सबसे अहम होता है। ठीक है, अच्छा अब आप ये जो 1000 सिमुलेशंस है ना, इसको आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं। आप ये समझें कि आपको एक ही बार ये काम करना है। ठीक है, आप इसको कोई भी प्रॉब्लम जो होता है ना, उसको इंक्रीमेंटली सॉल्व करना सीखिए, छोटी चीज़ कीजिए। छोटी चीज़ के बाद आपको पता है कि अगर आप एक बार इसको ठीक सॉल्व कर लेंगे तो फिर तो लूप ही लगानी है आपने। ठीक है, सो एक सोल्यूशन इसका ठीक बनाए। अब बेसिकली मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम है क्या? आई टेल यू मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम क्या है। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम बेसिकली प्रोबेबिलिटी के अंदर बड़ा एक मज़े का प्रॉब्लम है। आप फ़र्ज़ करें कि एक गेम शो में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने 3 दरवाजे हैं और उनमें से किसी 3 दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे में कार है। ठीक है, अच्छा अब आपको ये चॉइस दी जाती है कि आप तीनों में से कोई दरवाज़ा पिक कर लें। आप तीनों में से कोई दरवाज़ा पिक कर लेते हैं। अच्छा अब जो एक दरवाज़ा आपने पिक कर लिया तो बाकी रह गए 2। होस्ट ये करता है कि जब आप वो दरवाज़ा एक पिक कर लेते हैं तो बाकी जो 2 दरवाजे रह गए हैं उनमें से एक दरवाज़ा खोल के आपको दिखा देता है कि इसमें कार नहीं है। ठीक हो गया? एक दरवाज़ा आपने पिक कर लिया, 2 बाकी बचे। 2 में से एक दरवाज़ा खोल के होस्ट आपको दिखा देता है कि इसमें कार नहीं है। फिर होस्ट आपको ये चॉइस देता है कि आप अगर चाहें तो अपना दरवाज़ा बदल लें। यानी आपने एक मुंतखब किया हुआ है, अब एक ही बाकी रह गया है, तो वो आपको ये चॉइस देता है कि आप चाहें तो दूसरा दरवाज़ा पिक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? अब आप जो बेसिकली करने जा रहे हैं ना, आपने रैंडम ये चॉइस करनी है कि आप दोनों में से आप वो दरवाज़ा जो अपना है वही रखेंगे या दूसरा पिक करेंगे। ठीक है, और ये काम आप एक बार करेंगे जब आप ये चॉइस कर लेंगे। अगर आपको रैंडमली करने को कहा गया है, जैसे भी करने को कहा गया है, तो आप ये काम एक बार करेंगे सिर्फ। ठीक है, उसके बाद अब आपने दरवाज़ा चेंज किया या नहीं किया, अब चूंकि आप अपनी चॉइस कर चुके, गेम अब आपकी ख़त्म हो गई, तो अब आपको दरवाज़ा खोल के जो आपने चूज़ किया हुआ है, खा वो पहले वाला है खा आपने तब्दील कर लिया, वो खोल के दिखाया जाएगा कि उसमें कार है या नहीं है। ठीक है, ये आपका एक रन पूरा हो गया। ठीक हो गया? अच्छा अब आप इस तरह के करेंगे 1000 रन। ठीक है, अच्छा इन 1000 रन्स में जो आपकी चॉइसेस होंगी वो ज़ाहिर है रैंडमली बदलती रहेंगी। कभी आप वही दरवाज़ा रखेंगे, कभी आप दूसरा दरवाज़ा पिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास इन दी एंड 1000 में से चॉइस आएगी कि कितनी बार आपने दरवाज़ा बदला, कितनी बार नहीं बदला, और कितनी बार आकार आपके हिस्से में आई और कितनी बार नहीं आई। और इससे आप एक अंदाज़ा ये लगाएंगे कि क्या वही दरवाज़ा रखना ज़्यादा सूदमंद साबित हुआ आपके लिए या दरवाज़ा बदल लेना ज़्यादा सूदमंद साबित हुआ। और इससे देखिए आपके पास तो एक सादा स्टैट आ जाएगा ना। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आप 500 बार आप वही दरवाज़ा रखते हैं और 500 बार आप दरवाज़ा बदलते हैं। ठीक है, अच्छा जिन 500 बार आपने दरवाज़ा नहीं बदला, आपने वही दरवाज़ा रखा, उसमें से आपको पता चलेगा कि कितनी बार कार निकली। फ़र्ज़ करें कि 150 बार कार निकली। ठीक हो गया, और जो बाकी 500 बार हैं उनमें से भी एक स्टैट आएगा आपके सामने कि कितनी बार बदल के कार निकली। फ़र्ज़ करें उसमें 300 आता है नंबर। ठीक है, तो आपका बिलीफ ज़्यादा किस बात पे होगा कि यार दरवाज़ा बदलना बेहतर ऑप्शन रही इस केस में।
ठीक है ना। पर जब हम सर एक दफा दरवाजा खोल लेंगे तब तो हमें पता चल जाएगा ना कि वहाँ पे गाड़ी है, मतलब भाई देखो 3 दरवाजे हैं, एक तो खुल गया पहले ही। एक खुल गया, अब 2 में से तो हमें नहीं पता ना किस में है। हाँ, नहीं पता। ठीक है, हमें ये चॉइस दी गई है कि हम चाहें तो दरवाज़ा बदल लें, ओके। हम बदलें या ना बदलें, हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें बता दिया जाएगा कि जो भी दरवाज़ा आपने मुंतखब किया था उसमें कार है या नहीं है। सही, मतलब मैं काउंट को मतलब जो वन फॉर एग्जांपल वन में मेरे पास गाड़ी है तो मैं उतनी दफ़ा काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। यस मतलब यस, एक फ़र्ज़ करें आपने पहला दरवाज़ा मुंतखब किया, ठीक है, तो यस अगर उसमें से गाड़ी निकली तो आपका काउंट इंक्रीमेंट हो गया, यस नहीं निकली तो वहीं रहा। अगर आपने 500 बार पहले दरवाजे का इंतखाब किया था और उसमें से 150 बार गाड़ी निकली तो आपका काउंट आया 150। यस और अगर आपने 500 बार दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया और उसमें से 300 बार गाड़ी निकली तो उसका काउंट आया 300। तो इन दी एंड आप ये कह सकेंगे कि जनाब वो इंस्टेंस जब हमने दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया तो उसमें गाड़ी मिलने का इम्कान पहले की निस्बत दुगना है। सही। और अच्छा, अब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एक एक्सप्लेनेशन होगी, अब आप इसको आराम से बैठ के सोचेंगे तो मेरा ख्याल है आपको ज़रा बेहतर समझ आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपका होस्ट हूं और मैं आपके साथ ये मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम खेल रहा हूं, ठीक है। असल में ये मॉन्टी हॉल जो था एक स्टेटिस्टिशियन था और अमेरिका में ये गेम शो होता था टीवी पे, जिसमें 3 दरवाजे होते थे और कंटेस्टेंट आते थे और वो तीनों में से एक दरवाजे का इंतखाब करते थे, फिर जो बाकी 2 थे उसमें से एक होस्ट खोल के दिखा देता था कि खाली है, तो और फिर वो कहता था कि आप दरवाज़ा बदलना चाहते हैं तो बदल लें, ठीक है। तो अब मॉन्टी हॉल ने ये साबित करके दिखाया कि दरवाज़ा बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर दरवाज़ा बदल लेंगे तो आपको गाड़ी मिलने के चांसेस डबल होंगे। वजह क्या है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो तीनों दरवाज़ों में गाड़ी होने का इम्कान बराबर है, ठीक है। सो वी विल से दैट द प्रोबेबिलिटी इज 33% फॉर ऑल, 1/3 फॉर एवरी डोर, ठीक है। जब आपने एक दरवाजे का इंतखाब कर लिया, ठीक है, बाकी रह गए 2 दरवाजे और उन 2 दरवाजों में से अब जो 2 दरवाजे हैं उनमें कितना इम्कान है, 66%, 66%, ओके। ठीक है ना, क्योंकि एक आपने साइड पे कर दिया, बाकी 2 में कितना इम्कान है, 66%। अच्छा, अब उसमें से एक दरवाजा खुल गया जिसमें गाड़ी नहीं थी, तो अब वो 66% चांस वो उस एक दरवाजे में चला गया, यानी आपका जो एग्जिस्टिंग दरवाजा है उसका चांस 33% है और जो दूसरा दरवाजा है जिसकी आपको चॉइस दी जा रही है कि आप चेंज करना चाहें तो कर लें, उसका चांस 66% है। तो मॉन्टी हॉल जो स्टैटिस्टिशियन था उसने ये चीज़ जो थी वो स्टैटिस्टिकली प्रूफ करके दिखाई कि जनाब बहरहाल ये चीज़ बेहतर, क्योंकि देखिए 2 दरवाज़ों में से होस्ट को तो पता है ना गाड़ी किस में है, तो जिसमें नहीं है वो खोल देता है। पहले में हो सकती है लेकिन द अदर डोर इज ट्वाइस एज लाइकली टू हैज कार एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो इसमें आपको यही आपके सामने जब फिगर आएगा तो मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली कुछ ऐसा ही फिगर होगा जिससे आपको लगेगा कि यार दरवाज़ा बदल देना बेहतर ऑप्शन है। सही। ठीक सर। अब एक और भी दिखाऊं सर? जी 2-3 और। सर एक और था जिसके अंदर आपने ना सर फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करवाना था, वो मे बी आपने शायद नहीं करवाया हमें। फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करना कौन सा मुश्किल है, आप सी आउट में फंक्शन लिखते हैं ना, यस सर। तो फंक्शन के अंदर भी लिखते हैं। मैं दिखाता हूँ सर, मैंने एक लिखने की कोशिश की थी पर उसके अंदर से डाटा एक्सेस करना था हम्म, तो वो थोड़ा सा हो रहा था। जी 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 जी। हाँ, यहाँ भी नहीं है। अगर आप मुझे पहले उसकी स्टेटमेंट भी शेयर कर दें पहले। यस सर, मैं वो देख लूँ ना कि है कौन सा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, सुबह से बना रहा था तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ। हम्म। फाइनली ये सही है। मैंने इस तरह पास किया था तो अब इसके अंदर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी थी, पैरामीटर मैंने उसके बताने थे। नज़र आया सर आपको? हम्म। ये ट्रायंगल वाला था, वो उसका फर्स्ट पार्ट तो कर लिया मैंने, सेकंड पार्ट था जिसके अंदर उसके पैरामीटर्स बताने थे, मतलब बेस भी बतानी थी, हाइटेनस भी बताना था, परपेंडिकुलर भी बताना था। ठीक तो है। मतलब मुझे
ठीक मैंने है। इसको यूँ पास किया पहले फंक्शन को। मुझे जब तक आप स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके ओके सर, जस्ट अ सेकंड। ये है सर। Your calculate parameter function should use your calculate h function in working out the perimeter. अच्छा, ये cal h function जो है ये दिखाएंगे आप मुझे? cal h function क्या कर रहा है? वो सर हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करके दे रहा है। ओके, मैंने और आपको स्टेटमेंट भेजी है। और नहीं, एक मिनट। जो हाइपोटेन्यूज है उसमें पेरीमीटर के अंदर हाइपोटेन्यूज का क्या रोल होता है? पैरामीटर्स में पेरीमीटर में पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये ज़रा इसकी पहले वाली स्टेटमेंट भी दिखाइए जो प्रॉब्लम 5, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 की है। Okay, the length of hypotenuse of a right angle triangle is the square root of the sum of the squares of other two sides, right? Write a function calc h that accepts two doubles as function arguments and return a double. Prompt the user for the length of the base and the perpendicular side of the triangle. Use the power and square root function from CMAT to perform the calculation. चलें, ये तो मेरा ख्याल आपने कर लिया होगा. This is relatively simple. ओके उसके बाद आपसे कहा गया मॉडिफाई योर प्रोग्राम फ्रॉम प्रैक्टिस प्रोग्राम 5 टू ऐड अ फंक्शन टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, योर फंक्शन कैल पेरीमीटर शुड एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट. अच्छा देखो ना यार, पेरीमीटर क्या होता है? ये आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? तो उसकी साइड्स, मतलब उसकी साइड्स का सम. ठीक है, अब देखो पेरीमीटर में आप 3 आर्गुमेंट दोगे, बेस, हाइट और उसका जो हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज चूंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है तो उसकी जगह पे आप उस फंक्शन कॉल को लिख दोगे. ज़रा अब खोलिए वो जो आपने कोड मुझे दिखाया था. हाँ अच्छा, अब आपका वो ऊपर कैल एच फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, जो आपने उसको कंप्लीट किया हुआ है, रिटर्न स्क्वायर पावर. ओके ठीक है, अब ये जो कैलकुलेट एच है, हाइपोटेन्यूज है, ये आपको एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, तो आप कैल एच फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे, इसको वो वेरिएबल्स पास कर देंगे. ठीक है, डबल डबल ये ले रहा है, ये कैल एच का एच आपने छोटा लिखा हुआ है, बड़ा लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद आगे कॉमा डालें, डबल के बाद आगे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है कैल एच के बाद कॉमा डालें यहाँ पे. हाँ, और ये 2 वैल्यूज़ और लेगा. अब तो हमने तो 2 पैरामीटर पास करवाने थे इसके अंदर. इस नहीं, एक मिनट. Calculate the perimeter of the triangle. Your function should accept 2 arguments and return a double. Your model perimeter of the triangle. Your अब ये इक्वल, इसकी दोनों साइड्स बराबर हो तो 2 हो सकते हैं. राइट, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना? यस सर. सो राइट, इसमें आई डोंट नो, अगर इसमें तो उस सूरत में तो ये हो सकता है अगर आप, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. इज़ इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पेरीमीटर विद हाइपोटेन्यूज एंड what is the other? The length of hypotenuse triangle is the square root. Modify your program to add a function to calculate the perimeter of triangle. Your function perimeter should accept 2 arguments and return a double. Your cal perimeter function should use your cal h function in working out the perimeter. Add the perimeter to the output of your program. Your cal function should ओके हाँ ठीक है, ये आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी तौर पर ये जो कैल एच है इसके अंदर पास करें. आप इसको दें बेस और हाइट. ठीक है, और उसके बाद आप नीचे आकर सिंपली लिख दें पेरीमीटर के नाम से. मिसाल के तौर पे आप रिटर्न में लिख दें रिटर्न 1 जो आपने पहला पैरामीटर पास किया है, फिर जो दूसरा पैरामीटर पास किया है, और फिर कैल एच डबल डबल जो आप उसको वैल्यूज़ देंगे.
इन तीनों का सम रिटर्न कर दें, दैट्स इट। अ, आप ऐसे करें ना, आप कैल पेरीमीटर में कैल एच को इस ना लिखें, कैल पैरामीटर में कैल एस, ओके। इसको दो पैरामीटर दें, दोनों डबल टाइप के दे दें, जो एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आप लिखें रिटर्न, अब इसका नाम रख दें ना मिसाल के तौर पे बेस, और इसका दूसरे का नाम रख दें परपेंडिकुलर, डबल बेस डबल परपेंडिकुलर, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ डबल ना लिखें, यहाँ डबल ना लिखें, ऊपर जहाँ आपने कैल पेरीमीटर लिखा है वहाँ डबल के साथ नाम लिख देना। ओके सर, मैं लिख लूँगा, मैं बाद में कर दूँगा, हाँ आपने ठीक है, जो परपेंडिकुलर बोला। प्लस प्लस प्लस, कैल एच, अब फंक्शन को रिकॉल करो, रिकर्जन। नहीं रिकर्जन नहीं है ये, दिस इज़ नॉट रिकर्जन। कैल एच तो आप अलग फंक्शन कॉल करें, दिस इज़ नॉट रिकर्जन। आप कैल एच को कॉल करेंगे, इसको आप बेस और परपेंडिकुलर पास कर दें। ओह सही सर। सर फिर रिकर्जन में तो यही होती है ना कि फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है, हाँ, तो मतलब ये हमें फंक्शन कैल ये पैरामीटर, फंक्शन अपने आप को तो कॉल नहीं कर रहा। हाँ मतलब कैल पैरामीटर कैल एस को कॉल कर रहा हाँ है, ठीक हो गया। अच्छा और भी पूछूँ सर, और जी भी जी, है? पूछ ले पूछ ले। आ, सर लास्ट वाले थे, एक मिनट, हाँ तो लास्ट वाला तो सर हो गया था क्लियर कि हमने डायनेमिक मेमोरी अलॉट करनी थी, ठीक है। तो हम्म। सर उससे पहले आपने कहा हुआ था कि हम ना अब साइज बताएंगे, तो सर हम साइज तो बता ही नहीं सकते अरे का, क्योंकि वो कहता है कि आपको सिर्फ ना एलोकेशन के टाइम ही आप उसकी मेमोरी को अलॉट कर सकते हैं, मतलब फंक्शन जब हम प्रोग्राम में टाइप कर रहे होते हैं हम तब तो साइज बताना पड़ता है अरे का, हम जब प्रोग्राम चला लें तब नहीं बना सकते हैं ऐसा। कैन यू अगेन शेयर द स्टेटमेंट? ओके सर, आई शो लास्ट टू। Okay, this is one. Write a function called find max which takes as input an array of doubles with a greater which are greater than 0 and an integer which specifies how many elements in the array. The function should return the largest value in the array. Write a rest your function with array of different length, different types, uninitialized array. Okay, what's the problem in this now? तो सर मैंने ये पूछना था कि हम इसके अंदर डायनेमिक एलोकेशन करेंगे या हम नहीं नहीं आर्गुमेंट नहीं पास नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इसमें डायनामिक तो नहीं आपसे डिमांड किया गया। तो सर वो तो हम नहीं कर सकते ना, हम पैरम एज एन आर्गुमेंट तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग के अंदर बताना पड़ता है कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं अरे के। अब वो बेटा ठीक है, वो तो आप करते हैं, लेकिन आपने इस केस में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक फंक्शन लिखें फाइंड मैक्स विच टेक्स एज इनपुट एन एरे ऑफ डबल्स विच आर ग्रेटर देन 0 एंड एन इंटीजर विच स्पेसिफाइज हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दी अरे। अगर आपको याद हो तो जब हमने वो टॉपिक डिस्कस किया था पासिंग एरेज टू फंक्शंस, यस सर। तो उसमें हमने बताया था कि आम तौर पे जब आप एरे पास करते हैं किसी फंक्शन को तो साथ उसका साइज़ भी पास करते हैं। साइज़ तो आप कंपाइल टाइम पे बता चुके होते हैं ना, ठीक है। यस सर। साइज़ आप क्यों पास करते हैं? क्योंकि आपके एरे की जो लिमिट्स हैं वो वैसे जनरली नोन नहीं होती, तो साइज़ के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने मेमोरी के कितने हिस्से को एक्सेस करना है। तो अब आप जब मेन फंक्शन में आप मेन फंक्शन से जब आप इसको कॉल कर रहे होंगे इस फंक्शन को, तो उस फंक्शन में आप बता रहे होंगे कि ये वाला एरे है, उसका ज़ाहिर है एक साइज़ होगा, वो आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो साइज़ भी आप उसे साथ पास कर देंगे। यस सर, इसकी भी आगे मैं तो बस ये लास्ट है, दो एक सेम तरह के ही थे, मैं वो भी आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। यानी प्रोग्राम था जिसके अंदर ड्राइवर लिखा हुआ था, मतलब उसको ऐसे रन करना था, वो समझ तो नहीं ये आया। इसमें लिखा हुआ है ड्राइवर, इसी में लिखा हुआ है राइट ए ड्राइवर प्रोग्राम टू टेस्ट योर फंक्शन। ड्राइवर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जब आपसे कहा जाता है ना कि एक फंक्शन लिखें, यस तो फंक्शन आपको पता है कि स्टैंड अलोन तो कुछ काम नहीं कर सकता ना, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल आमतौर पे आप मेन से करते हैं। तो ड्राइवर प्रोग्राम जब लिखने को आपको कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मेन लिखना है और मेन के अंदर आपने उस फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है सर, बस यही था, इसको कोई नहीं था।
तो ये हामिद महमूद और अब्दुल रहमान एक ही आदमी है? यस सर, वो आईडी थोड़ी चेंज हो गई थी, साइन इन करते वक्त डिफरेंट। अच्छा, आपका नाम अब्दुल रहमान है या हामिद महमूद है? अब्दुल रहमान है। अच्छा, आपका नाम अब्दुल रहमान है, ठीक है जी। ओके जी, इज़ देयर एनी क्वेश्चंस? कोई और सवाल है तो पूछ लें। और सर प्रोजेक्ट में क्या करना है? जी, प्रोजेक्ट में क्या करना है सर? प्रोजेक्ट में तो अभी आपसे सिर्फ ये कहा है कि उसमें जो हमने डेटा आइटम्स डिक्लेयर किए हुए हैं ना, स्टैटिक एरेज बनाए हुए हैं, तो आप उनको डायनामिक बना लीजिए, बस फ़िलहाल ये करना है सिर्फ। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ये कुछ हमारे नए दोस्त भी आए हैं। कौन आए हैं अभी? उसामा असलम आए हैं और नदीम बकास आए हैं। तो बेटा आपके आने का शुक्रिया, हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। ओके जी देन, अल्लाह हाफ़िज़।